जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम क्लास 12th में फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखेंगे जिससे हमें पूरे के पूरे नंबर मिले। होता क्या है, आपने 10th में अपने जितने भी क्वेश्चन पेपर किए होंगे, आपने जो क्वेश्चन में पूछा गया था आपने लिखा पूरा होगा, लेकिन आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। आप मिलाकर आएंगे, आपने 90 नंबर सही किए हैं, लेकिन आपको पीछे जाकर 85 नंबर, 80 नंबर या 78 नंबर के आसपास एग्जामिनर देता है। तो उस सिचुएशन से कैसे डील करना है आपको अच्छी तरह से कॉपी लिखकर। कॉपी को उस तरह से लिखना है कि अगर आप 90 नंबर लिख कर आ रहे हैं तो आपको 90 के 90 पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर कम ना हो। 95 लिख कर आ रहे हैं तो टोटल आपको 95 ही मिलने चाहिए। आपको ऐसा तभी होगा जब आप कॉपी लिखने के सही तरीकों को जानेंगे कि कैसे आपको कॉपी लिखना है, किस क्वेश्चन में कम टाइम देना है, अपना टाइम बचाना है और किन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना है जिससे हमारे नंबर बूस्ट हो जाएँ अच्छे से। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आते हैं। जैसे कि पहले में हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, ये दूसरे में तीसरा ऑप्शन सही है। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मान चलिए सभी क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे आपको पता तो है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका ये है, इसका ये वाला आंसर है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 1। ठीक है, प्रश्नोत्तरांक 1 डालेंगे। अब इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्नोत्तरांक 1 में, तो हम लिखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा और चा। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम सभी क्वेश्चंस को लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही है ऑप्शन लिखेंगे और उस ऑप्शन को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान चलिए यहाँ पर अंगा वाले में ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, तो हमने लिखा प्रश्नोत्तरांक 1 अंगा, और अंगा में तीसरा ऑप्शन सही, हमने तीसरा ऑप्शन लिखा और जो ऑप्शन में दिया गया था हमने उसे लिख दिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कई सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, वो डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 1 का, फिर उसका राइट आंसर लिखेंगे, 2 लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तरांक 1 का, फिर आंसर लिखेंगे, फिर 1 लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तरांक 1 का। ऐसा करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। 1 नंबर वाले बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आप कैसा भी लिखते हैं, मिलना आपको 1 ही नंबर है। और ऐसा लिखेंगे, टाइम भी सेव हुआ, एग्जामिनर पर एक एक्सप्रेशन जाएगा कि वो इम्प्रेस होगा कि लड़का वही लिख रहा है जो पूछा जा रहा है, यानी कि फर्जी चीज़ें नहीं लिख रहा है। तो ऐसा आपको पहले क्वेश्चन का आंसर करना है। अब हम बढ़ते हैं बहुविकल्पीय के अलावा दूसरे क्वेश्चन पर, और ध्यान रहे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो भी 1 ही नंबर का आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह बनाइए और निर्गत के लिए सत्यता सारणी बनाइए। अभी ये पूछा गया है तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 नंबर है। 1 नंबर में जितना पूछा जाए उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। 1 का 1 नंबर आपको हमेशा पूरा मिलता है। हमसे बोला गया नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह बनाइए और सत्यता सारणी बनाइए, तो हमने कुछ नहीं किया। हम आगे हमने डाला प्रश्नोत्तरांक 2 का और हमने नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह बना लिया और सत्यता सारणी बना ली। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमको 1 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम कोई और क्वेश्चन देखें 1 नंबर वाले में, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का समीकरण EY आपको इतना दिया गया है। बोला जा रहा है तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आपको ज्ञात करना है और आपको विद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है हमारा दूसरे का घा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का घा, और ये घा है, इधर है हमारा घा वाला आंसर। हम डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 2 का घा। सिंपल सा, जितने कम स्टेप में 1 नंबर का क्वेश्चन है, जितने कम स्टेप में हम इसे कर सकें उतने कम से कम स्टेप में इसको हम निपटा देंगे। ठीक है। अगर आपसे बाई चांस कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है, जैसे ये है दूसरे का घा क्वेश्चन, हमने इसको मिस कर दिया, हमको 2 के गा के बाद इसको लिखना था, हम भूल गए, हमने 2 के गा के बाद अंगा लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा क्वेश्चन खत्म कर लें, या आपने पूरा पेपर खत्म कर लिया है तब आपको याद आया कि भाई 2 का घा वाला क्वेश्चन रह गया है, तो आप ऐसे ही हेडिंग डालकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, तो तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे पर शिफ्ट होने से पहले आप 2 का घा आंसर डालकर आप उसको कर सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ओवरऑल क्या है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन जितना भी आएगा आपको कोशिश करना है ये कितने कम टाइम में हो सकता है, क्योंकि आपको मिलना 1 ही नंबर है, इसमें नंबर नहीं कटना है। तो जितने कम से कम टाइम में हो सके आपको उस क्वेश्चन को अटेंड करना है उतने कम से कम टाइम में, और जो क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर में आपको वही बताना है, उससे एक भी स्टेप आगे नहीं बताना है। बताना कहाँ है, आगे बताना है, क्योंकि अगर आप 1 नंबर वाला ही बनाकर लिखना लिख जाएंगे तो आपका पूरा टाइम यहीं पर कंज्यूम हो जाएगा, और आगे जहाँ पर बनाकर लिखने की बारी आती है वहाँ पर आपके लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो आपको 1 नंबर में क्या करना है, जितना पूछा जाएगा उतना ही बताना है। चलिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा डन हो गया, कंप्लीट हो गया। हम बढ़ेंगे दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पर। ये जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें सारे क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के हैं।
इसमें क्या करना है, जैसे कि इसमें पहला है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 10 की घात -6 किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा, 1 नंबर आंकिक में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नोत्तरांक डालेंगे, जो कि हम कर रहे हैं। हमने क्या किया, सिंपल सा हमने प्रश्नोत्तरांक डाला, जो पूछा गया है हमने उसको बताया। अगर नाभिक की बंधन ऊर्जा बोला जा रहा है, आपको पता है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा का सूत्र क्या है, जो कि हमने यहाँ से मिस कर दिया। आप बिल्कुल लिखिए, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में जो भी बोल रहा है कम से कम थोड़ा सा ज़्यादा आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इतना लिखेंगे तो आप 80 का करके आएंगे 75 मिलेगा, 90 का करके आएंगे 82 नंबर मिलेगा, 95 का करके आएंगे 85 नंबर मिलेगा। पूरे के पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं, चाहते हैं कि मैं अगर 95 का कराऊँ तो अगर मेरे मान चलिए 2 नंबर गलत हैं तो मेरा 2 ही नंबर कटे, 5 नंबर ना कटे, तो आपको सभी क्वेश्चंस में जो पूछा जा रहा है एग्जाम में एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ के आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, हमने क्या किया, नाभिक की बंधन ऊर्जा लिखा और आंकिक प्रश्न था, तो आंकिक में तो वैसे भी हमारे पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है क्योंकि अब स्टेप मार्किंग होती है, आंसर पर नंबर नहीं मिलते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसको लॉन्ग किया और यहाँ पर हमने इसका आंसर को ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये हमारा दूसरे नंबर का हुआ। इसी तरह से जैसे समस्थानिक एवं संभारिक की परिभाषा दीजिए तथा इसके 2 अंतर का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है समस्थानिक संभारिक की परिभाषा दीजिए और इनके अंतर का उल्लेख कीजिए। तो कोई लोग क्या करते हैं, एक अंतर 2 अंतर दिखाते हैं, लेकिन नहीं भाई, अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं प्रश्नोत्तरांक डालेंगे, पहले समस्थानिक की परिभाषा फिर संभारिक की परिभाषा, इसके बाद आपको समस्थानिक संभारिक में अंतर बढ़िया से हेडिंग डालना है और आपको कम से कम 4 आपको अंतर लिखने हैं। अगर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है तो वो आसान रहता है, 4 नंबर का होता है कठिन होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो 1 नंबर का नहीं है और अंतर पूछा जा रहा है तो कम से कम 4 लिखने हैं, 4 से कम लिखने ही नहीं हैं, तभी आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जैसे चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। 2 × 10 की घाते 8 -8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत क्षेत्र 2 × 10 की घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर है। इसके एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका हुआ है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 1 नंबर आपको इस पर मिलेगा, 1 नंबर इस पर मिलेगा, यहाँ तक, और 1 नंबर इस पर मिलेगा। कुछ नहीं करना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रहे जो पूछा जा रहा है थोड़ा सा आगे बढ़कर देना है। इसमें परिभाषा पूछा गया है। अगर आप चित्र बनाना आपको आता है तो आप बिल्कुल चित्र बनाइए, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि नंबर आपको मिलना है। हमने प्रश्नोत्तरांक डाला, वैद्युत द्विध्रुव डाला, वैद्युत द्विध्रुव बढ़िया से किया। फिर दूसरी हेडिंग इसने बोला था कि भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। हमने आघूर्ण की परिभाषा दी और परिभाषा के साथ इसका डायग्राम भी बना दिया, क्योंकि मुझे आता था, मैंने पेंसिल उठाई और अच्छे से डायग्राम बना दिया, इसका सूत्र भी लिख दिया। अब यहाँ पर मुझको पूरा नंबर मिलेगा। अगर मैं वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और द्विध्रुव आघूर्ण की ही परिभाषा लिखता और ये चित्र न बनाता, इसका सूत्र न लिखता, तो मुझे पूरे नंबर मिलने के चांसेस कम हो जाते। 2 में से 3 में से 2 ही नंबर या 2.5 ही नंबर मिलते, 3 के 3 पूरा नहीं मिलते। लेकिन हमने थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर दिया, हमको यहाँ से पूरे नंबर मिल गए। हमने आंकिक प्रश्न हेडिंग डाली और यहाँ से देख सकते हैं हमने सभी पूरे क्वेश्चंस को हल कर दिया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें पूछता है। जैसे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। 2 चीज़ें हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 चीज़ें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रश्नोत्तरांक 4 खा डालेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तरांक 4 का खा हमने डाला। पहले हमने लिखा ट्रांसफार्मर के बारे में। पहली बात क्या है, पहला लिखना है आपको ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पहली बात पूछा, हमने ट्रांसफार्मर हेडिंग डाला। आपको हेडिंग डालनी है। आपके अगर आप स्केच से डालते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपकी स्पीड कम हो जाती है स्केच से डालने पर, तो आप पेन से, काली पेन से हेडिंग डाल सकते हैं और नीले से आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसा भी करेंगे आपका चल जाएगा। हमने ट्रांसफार्मर के बारे में लिखा। हमने भी यहाँ पर एक गलती की। अच्छा, गलती क्या है आप गेस करिए, तब तक हम इसको देखते हैं। पहले हमने ट्रांसफार्मर के बारे में लिखा, फिर इसमें अगला क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। तो ये एक अलग क्वेश्चन बन गया, तो हमने इसकी भी हेडिंग डाली और इस हेडिंग में हमने इन सारी चीज़ों को लिखा। आपको क्या लगता है कि आपको 3 नंबर इतना लिखने में आ जाएगा? इतने में आपको 3 नंबर नहीं मिलेगा। मेरी गलती ये है कि मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर की परिभाषा दी, लेकिन यहाँ पर उसका चित्र नहीं बनाया। एक
थोड़ा सा आधा मिनट का टाइम लगता, मैं पेंसिल उठाता और ऐसे ऐसे लाइन खींचकर जल्दी से चित्र बना देता। चित्र गलत हो चल जाएगा, गलत मीन्स कि अच्छा ना लगे देखने में चल जाएगा, लेकिन चित्र आप बनाइए जरूर, उस पर आपका नंबर एकदम 100% बूस्ट होगा। और ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियाँ, अगर मैं इसको थोड़ी सी एक एक लाइन पूरा यहाँ तक लिखता, इस पूरी लाइन को यहाँ तक लिखता, टोटल 6 लाइन में इन सभी को लिखता बनाकर, तो मुझको यहाँ पर 3 में 3 पूरे नंबर मिलते। मुझको यहाँ पर 2 नंबर या 1.5 नंबर ही इस क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, पूरे नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे इतने छोटे आंसर में। ध्यान देना है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो पूछा कितने नंबर में गया है। अभी पीछे आपने देखा कि ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन 4 का वाला क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर का ही था, लेकिन हमने इसको कितना बड़ा किया, अगर आप ध्यान देंगे तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है, इसके पिछले वाले पेज पर ही वह ध्रुव, और ये हमारा खींचा आ रहा है एकदम लास्ट पेज तक। तो यहाँ पर मुझको 3 नंबर मिल जाएंगे, अच्छी बात है, मैंने एक पूरा पेज किया है अच्छे से, लेकिन यहाँ पर मिलेंगे 6 लाइन में 3 नंबर, कभी नहीं मिल पाएंगे। अगला हम देखेंगे चौथे का गा। यहाँ पर जैसे पूछा गया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए, रेडियो तरंगों के उपयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, आप लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, हेडिंग डालेंगे और पूरा बढ़िया से 6 लाइन कम से कम लिखेंगे या 4 लाइन कम से कम लिखेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे रेडियो तरंगों के उपयोग, रेडियो तरंगों के उपयोग, और आप स्टेप बाय स्टेप कम से कम 4, 5 या 6 उपयोग आप लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पर घा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि संक्षेप में समझाइए। तो पूछा क्या गया है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए। तो आपको अगर ट्रांजिस्टर के बारे में पता है तो आप ट्रांजिस्टर हेडिंग डालेंगे, पहले ट्रांजिस्टर लिखेंगे, फिर आप इसका आरेख खींचेंगे। आरेख हमेशा पेंसिल से बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी आप क्रियाविधि लिखेंगे। देखिए मैंने इसका क्या किया, ट्रांजिस्टर का पूरा आरेख खींचा, इसके बारे में लिखा, और यहाँ पर इसकी क्रियाविधि हमने पूरे से अच्छे से लिख ली। ठीक है, इसी तरह से अंगा भी है। अंगा भी मीन्स आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, जैसे 5 का वाला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए, इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक, लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के इसकी फोकस दूरी के प्रभाव की विवेचना कीजिए। इस 3 नंबर में मुझसे 3 क्वेश्चन इसने पूछ लिया है। पहले इसने सूत्र बोला है, फिर बोला है कि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, फिर त्रिज्या और फोकस दूरी के प्रभाव की विवेचना करना है कि त्रिज्या से फोकस दूरी किस तरह प्रभावित हो रही है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने एक हेडिंग डाली और एक में ही तीनों को कर दिया, मेरे को 3 हेडिंग डालनी पड़ेगी। पहले मैं लिखूंगा इसका पतले लेंस का लेंस मेकर सूत्र लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और इसका सूत्र लिखूंगा, फिर मैं इसकी फोकस दूरी के प्रभाव को इसकी त्रिज्या से कनेक्ट करके फिर लिखूंगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं, जैसे ये बड़े क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे 5 नंबर के। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का सिद्धांत लिखकर इसकी सफलता एवं विफलता पर प्रकाश डालिए। उत्तर लेंस के फोकस दूरी के फोकस पर रखे बिंदु प्रकाश स्रोत के कारण लेंस की निर्गत तरंगाग्र का निरूपण कीजिए। अभी क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे सफलता विफलता, यानी हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सफलताएं एवं विफलताएं, सफलताएं, फिर आप सफलता लिखेंगे, फिर आप अगली हेडिंग बनाएंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विफलताएं, आप तीसरी हेडिंग लिखेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे इस नीचे वाले क्वेश्चन को। मीन्स अगर आप पूरे पेपर को देखेंगे तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए कि कितने कम में ये निपट सकता है, कितनी कम टाइम में, कितने कम शब्दों में ये क्वेश्चन निपट सकता है, आप उसको निपटा दीजिए। 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, 1 कदम आगे बढ़कर उसका उत्तर दीजिए। अगर वही क्वेश्चन 2 से 3 का हो रहा है तो 2 कदम आगे बढ़िए, क्योंकि आपको पूरे में से पूरे नंबर है चाहिए। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर वो 2 नंबर का, 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है और किसी चीज़ की परिभाषा दी गई है जिसका चित्र आपको आता है, डायग्राम आपको बनाना आता है, तो आप डायग्राम बिल्कुल बनाइए, क्योंकि डायग्राम पर आपको नंबर मिलेंगे। डायग्राम बिल्कुल बनाइए। एक क्वेश्चन में अगर 1 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन में मान चलिए 1 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को पहचानिए और प्रश्नोत्तरांक डालकर उस क्वेश्चन में सब हेडिंग 2-3 बनाइए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का आंसर ब्लैक पेन से लिखकर उसको नीचे ब्लू से अंडरलाइन करके फिर लिखिए। यानी कि एक क्वेश्चन में जितने भी मेन क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी सब क्वेश्चंस के आपको अलग अलग हेडिंग में आंसर देने हैं। चित्र आपको बनाना है, सब हेडिंग से में आंसर देने हैं।
2 कदम आगे बढ़कर लिखना है। डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। प्लस में सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है शुरुआत में उसको छोड़ते आना है। अंत में आपके पास जो भी टाइम बचेगा बढ़िया से उसको बनाकर कुछ भी लिख देना है, यानी कुछ भी मतलब कुछ भी आपको उसका आंसर लिख देना है। अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अगर उसको फिर भी लिख के चले आएंगे 10 में से 3 नंबर मिलेंगे, आधा % आपका बन जाएगा। ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्या लिखना है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिजिक्स में पास होने का फॉर्मूला, आप उसे देखिए। आपको कुछ नहीं आ रहा है तब भी आप उसमें कम से कम 23 नंबर 25 नंबर तक आप पा जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पूरे नंबर पाने हैं। 95 पाना है तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा, 95 लिखकर 80 नंबर पाना है तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।